सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तैयारी भी साथियों आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और खूबसूरत तरीके से आप चीजों को लेते जा रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि जैसे ही रात के 9 बजते हैं, मैं यानी कि सुशील यादव सर आपके सामने क्लास लेके आ जाते हैं। और आज जो क्लास आपकी रहने वाली है वो क्लास नंबर आपका क्या है? अगर हम देखें तो पार्ट 27 को आज हम कवर करेंगे। और बहुत अच्छे से साथियों आप भी पढ़ाई करते जा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है, चीजें साथियों आप समझते जा रहे हो। दोस्तों देखो, आप समझने की कोशिश करना कि भले ही अगर हम देखें तो आपके एग्जाम के अंदर जो आपका पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, वो 20 नंबर का होता है। इसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है। लेकिन साथियों समस्या क्या है कि जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें ना, तो आप ये सोच के तैयारी ना करें कि भाई मुझे तो यही एग्जाम देना है। आपको क्या और एग्जाम नहीं देने? क्या आपको आगे तैयारी नहीं करनी? दोस्तों हो सकता है कि इसमें आपका सिलेक्शन ना हो, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, और होगा भी। भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो साथियों आपको अन्य एग्जामों की तैयारी करनी है। और सिलेक्शन अगर हो गया तो क्या सिर्फ ग्रुप डी में ही काम करते रहोगे? आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या एनटीपीसी, रेलवे, एलपी के अन्य एग्जामों को देके आप आगे बढ़ने की सोचोगे? तो मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, उसे आप साथियों ये समझ के पढ़ना कि हमें इस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रखनी है। ये समझ के मत पढ़ो कि सर हम इसमें इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप चाहोगे तो साथियों मैं शॉर्ट में भी चीजें करा दूंगा, लेकिन आप समझो कि दोस्तों आज की डेट में लेवल पेपर का इतना हाई जा चुका है कि आपको दोस्तों प्रश्न हर कोई अपना कवर करना पड़ेगा। हर प्रश्न पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। वो इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो आप, मैं हमेशा बच्चे से यही कहता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट तैयार करो। आप ये मत सोचो कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। इसके लिए तो आप तैयारी ही जिंदगी भर करते रहोगे। आप अपना सब्जेक्ट तैयार करो। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा के यहां से निकलूंगा तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हिस्ट्री मेरा कंप्लीट है सर, किसी एग्जाम के अंदर बिठा दो, मैं क्वेश्चन फोड़ के आऊंगा। आप समझ रहे हो ना? और उसी लेवल की चीजें मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूं। तो दोस्तों आज का है, आज पार्ट 27 है जिस पर आज हम वार्ता करने के लिए आए हैं। और ये बैच आपको फ्री मिल रहा है। इससे बड़ी साथियों बात क्या हो सकती है? ये तो बहुत सुंदर बात है कि आपको फ्री में वो चीजें मिल रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों सुबह जैसे ही हम बात करें तो 9 बजते हैं रीजन की क्लास होती है। फिर साथियों आपकी साइंस की क्लास होती है 10 बजे। शाम के 9 बजते ही मैं आपके सामने आता हूं, यानी कि हमारी जो जनरल अवेयरनेस की क्लास है वो साथियों शाम के 9 बजे हो रही होती है। टाइम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर हम 10 बजे बात करें तो 10 बजे आपकी मैथ की क्लास हो रही होती है, जो आपके सर आपको मेरे बाद क्लास लेके आते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर दोस्तों एक बार जाके क्या करेंगे, पीडीएफ ले लेंगे। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट थे कल वाली क्लास पे कि सर पीडीएफ तो मिलती नहीं, आप रोज बताते हो वगैरह वगैरह। दोस्तों ये टेलीग्राम देखो ना, मैंने कल जाके टेलीग्राम पे चेक किया तो लगभग वहां पीडीएफ पड़ी हुई है। कहोगे तो मैं खोल के भी आपको दिखा दूंगा कहां पड़ी हुई है। तो पीडीएफ पड़ी हुई है, आप जाओगे देखोगे तभी तो चीजें चलेंगी, तभी तो आपको दिखाई देगा, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको खिलजी वंश पढ़ाने के लिए जा रहा था। एक ट्रिक मैंने आपको बताई होगी, जीके तो सरल लगती है। जहां पर हमने पहले गुलाम वंश पढ़ा, इसे ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हुए, और वास्तविक साथियों संस्थापक या वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हैं या पहला सुल्तान कहें तो इल्तुतमिश कहे जाते हैं। फिर हम साथियों खिलजी वंश की तरफ बढ़े, और खिलजी वंश मैंने कहा कि 1290 से 1320 तक साथियों वंश चलेगा। मात्र अगर हम देखें तो दोस्तों 30 साल तक ये वंश शासन करेगा, खिलजी वंश। पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर जितने वंशों ने भी शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब वंशों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कोई वंश है तो वो आपका खिलजी वंश है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे कम समय तक किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो आप आंसर क्या देंगे दोस्तों? खिलजी वंश ने सबसे कम समय पर शासन किया। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि खिलजी वंश में आप दो प्रमुख किरदार देखने के लिए पाओगे। एक तो व्यक्ति होगा जलालुद्दीन खिलजी, और एक होगा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक होगा, जो कि साथियों अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का प्रमुख शासक है, और जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक है। मतलब एक चाचा है एक भतीजा है। खास बात क्या है कि यहां पर साथियों चाचा भतीजे का भी रिश्ता है,
ससुर दामाद का भी रिश्ता है और राजा और सेनापति का भी रिश्ता है। तो 3 रिश्ते अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में देखने के लिए मिलते हैं। जो साथियों चाचा जान हैं, यानी कि 1290 से मात्र 6 साल के लिए 1296 तक ये शासन करते हैं और बाद में भतीजे के ही द्वारा मार दिए जाते हैं। ये बात मैं आपको कल बता चुका था। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्य विस्तार की नीति पर आगे बढ़ता था। साम्राज्य उसे बहुत बड़ा करना है, दूसरा सिकंदर बनना है, पूरी दुनिया जीतनी है। और चाचा क्या कहते थे उसके, जिनका नाम जलालुद्दीन खिलजी है, ये कहते थे भाई जितना हमारा साम्राज्य है ना उतने साम्राज्य में संतोष करो, ज्यादा साम्राज्य में रखा क्या है वगैरह वगैरह दोस्तों कहने का काम करते थे। चलो शुरू करते हैं। कुछ चीजों पर मैं वार्ता आपसे अंतिम क्लास में, मतलब इससे पहली क्लास में कर चुका था। आज हम साथियों वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया होगा स्थायी सेना रखने का काम, खालसा भूमि का साथियों करने का काम, है ना। हाँ ठीक है, हम यहाँ तक साथियों पढ़ लिए थे, यानी कि खालसा भूमि तक हम पढ़ लिए थे। दोस्तों सुनो, दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसने साथियों दीवाने रियासत विभाग की स्थापना करी। दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी तरह से बनते हैं। सिंपल पूछेगा कि किस राजा ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना करी। दरअसल दीवाने रियासत विभाग और सहनाई ए मंडी या सहना ए मंडी दो साथियों क्या है, दो चीजें हैं। देखो मैं आपको एक बात बता के आया था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है कि अगर हम जनता के हिसाब से देखें, अगर हम जनता के हिसाब से देखें तो बाजार नियंत्रण करना इसका बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की हुआ करती थी, तो कई बार ऐसा सोचा जाता है कि ये एक कट्टर व्यक्ति था, इसलिए सत्युष ने बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश करी थी। अब बाजार पर नियंत्रण कैसे करेगा, उसके लिए कुछ एक साथियों सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो सिस्टम क्या बनाया इसने साथियों, दीवाने रियासत विभाग बना दिया। और इस दीवाने रियासत विभाग का काम क्या था, बाजार नियंत्रण के लिए ही दोस्तों इस व्यक्ति ने क्या बनाया था, बाजार नियंत्रण के लिए ही इस व्यक्ति ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना करी थी। बात समझ में आगे की नहीं? बोले आई। अच्छा, अब जब साथियों दीवाने रियासत बना दी तो इसको जरूरत पड़ी एक ऑफिसर डिपार्टमेंट बनाने की। भाई अब कांस्टेबल ही थोड़ी होंगे, कुछ उनको कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर भी तो होने चाहिए। तो जो सहना ए मंडी है, सहनाई ए मंडी है ना, ये दोस्तों दरअसल ऑफिसर हुआ करते थे। जो दीवाने रियासत है उसके लिए ही एक ऑफिसरों का विभाग बनाया था। तो दोनों का संबंध किससे है, दोनों का संबंध दोस्तों बाजार नियंत्रण से ही रहने वाला है। और ये साथियों किया किसने है, यानी कि दीवाने रियासत विभाग की बात करें या सहनाई ए मंडी की बात करें तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। बात समझ में आई? किसको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी साथियों दोनों की ही स्थापना करने का काम कर रहा है। और अगर आप एक दूसरी चीज को रिलेट करके चलेंगे तभी आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये व्यक्ति बहुत व्यापक सोच रखता है। यह व्यक्ति साम्राज्य विस्तार की नीति लेके जन्मा है और साम्राज्य विस्तार की नीति लेके ही चल रहा है। अब होगा क्या, अभी तक आप देखते थे कि जो राजा हुआ करते थे वो एक सेनापति रखते थे, छोटी सी सेना रखते थे और उससे काम चला लिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मिशन बड़ा है, उसके सपने बड़े हैं, और सपने बड़े हैं तो सेना बड़ी रखनी पड़ेगी। और सेना तो उसने रख ली है, स्थायी सेना रख ली है, जो अब तक के राजाओं में कोई नहीं रखता था। नगद पेमेंट दे रहा है, नगद वेतन दे रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि अपना 1 2 3 सेनापति नहीं, इस व्यक्ति ने 5 सेनापति रखे और 5 सेनापतियों को उनका काम फिक्स कर दिया कि भाई तू तो इस काम को करेगा, तू इस काम को करेगा, तू ये काम करेगा। तो 5 सेनापति रखे और 5 सेनापतियों के काम फिक्स कर दिए, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा ये साथियों इसने स्पष्ट रूप से उनको काम देके छोड़ दिया। तो पहली बात तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दोस्तों 5 सेनापति हुआ करते थे। अब इन 5 सेनापतियों की जब आप बात करोगे तो 5 सेनापतियों में एक सेनापति है दोस्तों जिसका नाम है जफर खां। क्या नाम है? जफर खां। एक सेनापति का नाम है जिसका नाम है दोस्तों उलुग खां। क्या नाम है? सेनापति का ही नाम उलुग खां है। उलुग खां की उपाधि भी रही है, एक बार जल्दी से कमेंट करो। दूसरा दोस्तों सेनापति का नाम है जिसको आप नुसरत खां के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? इसको आप नुसरत खां के नाम से जानते हो। यह भी साथियों क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है। इसका सबसे भरोसेमंद सेनापति जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास और इसके काम भी काबिल तारीफ थे, इसको आप मलिक काफूर के नाम से जानते हो। और दोस्तों इसका एक सेनापति और है जिसका नाम है यहां पर अल्प खां। तो मैं आपसे कहूं कि दोस्तों ये बताओ अलाउद्दीन खिलजी के कितने सेनापति हैं? आप कहोगे सर इसके 5 सेनापति हैं, जिस
इसमें से एक व्यक्ति है अल्प खां, एक व्यक्ति है मलिक काफूर, एक व्यक्ति है नसरत खां, एक व्यक्ति है उलुग खां और एक व्यक्ति हो गया साथियों आपका जफर खां। ये 5 सेनापति लेके अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। दोस्तों दरअसल होता क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत के राजा जब गद्दी पर बैठे थे, जब शासन कर रहे थे, तो उस समय मंगोल लोग दरअसल अटैक करते रहते थे। मंगोलिया क्षेत्र से मंगोल लोग भारत पर अटैक करते रहते थे। तो इसने क्या किया कि जफर खां जो है इसका सेनापति, इसका काम फिक्स कर दिया, बोले तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ मंगोलों के आक्रमण को रोकना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को मंगोल अटैक के लिए नियुक्त किया था, या अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने सबसे ज्यादा मंगोलों के अटैकों को झेला, या मंगोलों को किसने रोका, ऐसा क्वेश्चन। और दोस्तों समस्या क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग इसके समय पर 3 बार दोस्तों मंगोलों के अटैक हुए। हालांकि इस वाले क्वेश्चन को अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से लिखती हैं, लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर किताबें इस बात के लिए सत्य और साक्ष्य बताती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे और रोकने वाला व्यक्ति इसका सेनापति जफर खां हुआ करता था। बात समझ में आ गई होगी, बोले कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उलुग खां को इसने सेनापति रखा, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा था, सिर्फ उलुग खां इसका सेनापति है। आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन का सेनापति नहीं है। 3 यहां से ऑप्शन रखेगा, एक कोई और ऑप्शन देगा तो वहां आपको लगाना पड़ेगा। एक है दोस्तों नसरत खां, एक दोस्तों सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेनापति है, ये साथियों इसका क्वेश्चन यहां से बनता है, मलिक काफूर थे। मलिक काफूर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे तो जानेंगे कि इससे प्रश्न बनना संभावित है और प्रश्न लाजमी है साथियों इससे बनना। मलिक काफूर के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन एक सेनापति का क्या नाम है, एक सेनापति का नाम है दोस्तों यहां पर अल्फ खां। अब देखो जो आपका मलिक काफूर नाम का साथियों सेनापति है ना, ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन बनाना तो सबसे पहले वो मलिक काफूर से ही बनेगा। मतलब पूरे अगर अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश से कहीं से क्वेश्चन बनता है तो मलिक काफूर से ही बनता है। सुनो इसके बारे में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक समय गुजरात पर अटैक करने के लिए जाता है। गुजरात पर साथियों इसने आक्रमण किया और वहां के राजा को हराया। तो वहां के राजा को जब हराया तो वहां की गुजरात के शासक ने इस अलाउद्दीन खिलजी को एक तोहफा देने की सोची, एक उपहार देने की, गिफ्ट देने की सोची। अब गिफ्ट में क्या हो सकता था, गिफ्ट में साथियों कुछ भी हो सकता था। जब गिफ्ट को खोला गया, कह सकते हैं कि उपहार को जब खोला गया तो उसमें एक व्यक्ति निकला जो ना तो महिला था ना पुरुष था। तो आप समझ लो अब क्या हो सकता था वो। तो दोस्तों दरअसल गुजरात के राजा ने, गुजरात के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को एक उपहार दिया और ये उपहार ही क्या हुआ करता था, ये उपहार ही मलिक काफूर हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर गुजरात से उपहार के रूप में लिया था। अच्छा, जब मलिक काफूर मिला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बदले उस राजा को 1000 दिनार दे दिए। दिनार क्या था, क्योंकि दोस्तों उस समय जो मुद्रा थी वो रुपया तो हुआ नहीं करती थी दोस्तों, इसलिए इस व्यक्ति ने मुद्रा क्या दिनार में खरीदा था। तो मुद्रा दिनार का है सब, तो एक आपका मुद्रा है, तो 1000 दिनार उस राजा को दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो हम यूं कहें कि भाई मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास एक तोहफे के रूप में आया है, या हम यूं कहें कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा है। तो दोनों ही बातें आप कह सकते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया, इसीलिए इस मलिक काफूर का नाम पड़ गया, इससे लोग 1000 दिनारी कहने लगे। क्या कहने लगे, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहने लगे, इसीलिए इस व्यक्ति को 1000 दिनारी कहने लगे। और आपसे पूछेगा 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी इसे क्यों कहा जाता है मलिक काफूर को, आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। मतलब जिसने इसको खरीद लिया उसके लिए पूरी तरह से वफादार हुआ करता था। जो चाहो जब चाहो कोई भी काम बड़ा छोटा इससे करवा लो, ये पीछे नहीं हटता था। इसको ना तो अपने मरने की कोई चिंता थी, ना ही सामने वाले को मारने की कोई चिंता हुआ करती थी। अगर इसके राजा, अगर इसके बादशाह ने हुक्म दिया तो ये सत्य कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता था। ऐसा ये मलिक काफूर हुआ करता था।
अलाउद्दीन खिलजी इसको लेकर बड़ा खुश हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना तो ये मेल था या ना फीमेल था, ये एक ट्रांसजेंडर हुआ करता था, ये किन्नर हुआ करता था। और मलिक काफूर देखने में बड़ा सुंदर हुआ करता था। इवन अलाउद्दीन खिलजी और जो मलिक काफूर है, इसके बीच में कुछ ऐसे संबंध भी बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों की जो किताबें, उनके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के स्टेटमेंट आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी लिखता है कि साथियों, किसी खूबसूरत शबनम के बाहों में वो मजा कहां आता था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ समय व्यतीत करने में मुझे आया करता था। ऐसा मलिक काफूर के लिए अलाउद्दीन खिलजी लिखता है, तो ऐसा माना जाता है कि मलिक काफूर से बेइंतहा प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों अगर प्यार करता था तो ये मलिक काफूर भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए वफादार निकला। और साथियों इस व्यक्ति पर विश्वास बहुत जताया अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों वफादार इतना निकला कि ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी इस व्यक्ति को, मलिक काफूर को, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की कमान सौंप देता है। कहता है कि दक्षिण भारत अभियान पर निकल। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ये मान लो दक्षिण भारत है, थोड़ा मैप बना लेते हैं, ये मान लो आपका दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो यहां से दिल्ली से लेकर और नीचे की तरफ जितने भी अटैक होंगे, दिल्ली से जो भी नीचे की तरफ अटैक होंगे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वो साथियों सब को किसने करे, वो सब के सब दोस्तों इसी मलिक काफूर के द्वारा किए जाते हैं। मलिक काफूर यहां से अटैक करता हुआ सभी राजाओं को हराता हुआ, क्योंकि बड़ी सेना, ताकतवर सेना लेकर चला था। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी का सपना क्या था, मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, मुझे दूसरा सिकंदर बनना है, ये सपना अलाउद्दीन खिलजी का था। और उसका सेनापति मलिक काफूर अपने बादशाह की हर इच्छा को पूरी करेगा। ये साथियों सभी राजाओं को हराते हराते लास्ट दक्षिण भारत के इस तरफ बढ़ गया था मलिक काफूर, और इसने किसी भी राजा को नहीं छोड़ा। जब दोस्तों यहां जा पहुंचा तो यहां से आगे क्या दिखा, आज बिलू है पानी पानी, है ना, यहां से आगे समंदर आ गया, समंदर देखने लगा। तो इन लोगों को ज्यादा एडवांस जानकारी थोड़ी हुआ करती थी, पर जितना इन्हें बता देते थे उतना ही बस ये चला करते थे। तो मलिक काफूर जब जीतता हुआ यहां तक चला गया तो इसे फिर समंदर ही समंदर दिखाई दे, आगे कोई जगह, घर, कुछ बंगला बगीचा दिख ही नहीं रहा था। तो मलिक काफूर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहने लगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बन गया, मैंने पूरी दुनिया जीत ली, हमारा बादशाह पूरी दुनिया पर राज करने वाला हो गया, क्योंकि इससे आगे तो दुनिया ही खत्म हो गई, समंदर ही समंदर दिख रहा है। तो यहां से फिर ये वापस आ जाता है और कहता है अलाउद्दीन खिलजी से कि पूरी दुनिया के बादशाह तुम हो, मैं वहां तक जीतता चला गया दुनिया को जब दुनिया ही खत्म हो गई, आगे तो पानी पानी था, कोई हमें राजा वगैरह के कोई साम्राज्य दिख ही नहीं रहा था, पूरी दुनिया आपकी हुई। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के किसी सेनापति ने दक्षिण भारत पर अटैक किए तो वह मलिक काफूर ही हुआ करता था। बात समझ में आई, क्लियर हुई? इसीलिए मैंने टाइम दिया है कि मलिक काफूर पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि मलिक काफूर जो हुआ करता था ये अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था। और ये गुजरात पर जब अटैक करने के लिए गया था अलाउद्दीन खिलजी, उस समय साथियों 1298 के समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और यहां से साथियों मलिक काफूर को लिया था। कहां से? 1298 में साथियों मलिक काफूर को यहां से अलाउद्दीन खिलजी ने लेने का काम किया था। यह कहानी हुई मलिक काफूर की। बोले सर क्लियर है, मजा आया? अब सुनो दोस्तों आगे की बात। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी पर चाहे कोई बैठे, एक क्षेत्र ऐसा हुआ करता था जिसको झुकाना संभव नहीं था, और वो क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान का राजपूताना। दोस्तों दुनिया की गद्दी पर कोई बैठे, इस राजस्थान के राजपूताना को इस बात से मतलब नहीं था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है, इनको सिर्फ एक बात से मतलब था कि अगर हमारी साम्राज्य की तरफ किसी ने नजर उठाई तो उसकी आंखें फोड़ देंगे, और हम इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, हम इतने संस्कारी व्यक्ति हैं कि हम किसी के दूसरे के साम्राज्य पर नजर नहीं डालते। दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थान का राजपूताना चाहे शासक अकबर रहे, चाहे औरंगजेब रहे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहे, इनको सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने परेशान किया है तो राजस्थान के राजपूताना ने किया है। दोस्तों इनके अपने, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता था राजा, उसके अपने रूल रेगुलेशन हुआ करते थे, वो अपने नियम आधार से चला करता था।
और जब भी राजस्थान की तरफ बढ़ता था तो वहां से एक आवाज आती थी कि यहां पर रूल तो हमारा चलेगा, यानी कि राजस्थान का राजपूताना। दोस्तों हुआ क्या, 1301 की बात हुआ करती थी। 1301 के समय पर इस अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, राजस्थान के क्षेत्र की बात है। और दोस्तों यहां 1303 की बात हुआ करती थी। 1303 में इसने बंगाल और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ जो साथियों अगर हम बात करें वीरता की कहानियों से लिखा गया इतिहास अगर कहीं का स्वर्णिम है तो वो चित्तौड़ का है। चित्तौड़ पर इसने अटैक किया। दोस्तों कहा जाता है कि चित्तौड़ के एक राजा हैं, राजा का नाम है राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह कह सकते हैं जे इन्हें आप, या फिर इन्हें आप सिर्फ रतन सिंह भी कह सकते हैं। ये चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे, राजा थे। चित्तौड़ के राजा राजा रतन सिंह की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था पद्मावती। क्या नाम था? राजा रतन सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया किसी वजह से, और उस व्यक्ति ने जाके अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी प्रतापी शासक और थोड़ा सा सनकी है ना, चरित्र अच्छा नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का, तो सनकी है, तो उससे जाके पद्मावती के रूप की, स्वरूप की, सुंदरता की सत्य बढ़ाई करी और उसे उत्साहित किया कि तुम चित्तौड़ पर अटैक करो, चित्तौड़ पर अटैक करने के साथ रानी पद्मावती तुम्हारी हो जाएगी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मावती के साथ सुंदरता के किस्से सुने तो उसे लगा कि बहुत सामान्य सी बात होगी, यूं गया और यूं जीत के आया। लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बहादुर और वीर कौम से सामना होने वाला, जिसे राजपूत कहते हैं, उसे नहीं आइडिया था। कहते हैं कि रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनकर ये साथियों यहां पर आकर्षित हुआ और इसने प्रण कर लिया कि मैं चित्तौड़ पर अटैक करूंगा। चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपनी सेना के साथ बढ़ जाता है, कहां पर? चित्तौड़, राजस्थान की तरफ। और वहां कौन बैठा है? रावल रतन सिंह, राजा रतन सिंह साथियों शासन कर रहे हैं चित्तौड़ पर। अब कहा जाता है कि दोस्तों राजा रतन सिंह दिल्ली के राजा के सामने बहुत छोटे हैं। क्यों? दिल्ली पर जो राजा अलाउद्दीन खिलजी बैठा है वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रख रहा है, और दक्षिण भारत में आप देख रहे हो कि दक्षिण भारत में जीत के अभियान भी चला रहा है और जीत भी पा रहा है। और राजा रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के शासक हैं, मतलब चित्तौड़ के राजा है। वो पूरी दुनिया जीतने की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन बहादुर इतने हैं कि आप अभी जानेंगे बहादुर कितने। क्योंकि राजपूतों की एक कमी हुआ करती थी कि चाहे आप भारत के अंदर या दुनिया के किसी भी पराक्रमी राजा को पढ़ लो, आप अगर संस्कारी, आप अगर दोस्तों सही बहादुरी और आप साथियों जो वीरता की गाथाएं ना, वो राजपूताना के अंदर ही देखोगे। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन को साथियों, अगर दुश्मन इन्होंने हरा दिया, दुश्मन की गर्दन पर तलवार रख दी और दुश्मन इनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, अपनी गलती मानने लगा, तो ये माफ कर दिया करते थे। ये बड़े मतलब संस्कारी, महत्वाकांक्षी लोग हुआ करते थे। इन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। मैंने आपको बताया होगा मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय ने हराया, राजपूत शासक था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में गौरी हरा दिया, लेकिन उसको जिंदा छोड़ दिया। मतलब ये इतने संस्कारी थे, इतने सत्य इनके अंदर, मतलब मानवता था कि अगर कोई मानव सामने सत्य अपने प्राणों की भीख मांग रहा है तो इसे जिंदा छोड़ दिया करते थे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ऐसे हुआ करते थे ये सत्य लोग राजस्थान के राजपूताना के क्षेत्र। तो रतन सिंह भी कुछ इसी तरह के हुआ करते थे कि दूसरे के साम्राज्य पे कभी नजर नहीं डालते थे। चाहते तो जब चाहते भारत की गद्दी पर दिल्ली के राजा को हटा के अपना आधिपत्य कई सारे राजस्थान के राजा काबिज कर देते, लेकिन ये करते नहीं थे। और दोस्तों राजस्थान की मिट्टी जो है ना, वो सच में वीरता से भरी हुई है। उसके अंदर जो रेत है ना, वो सच में सत्य खून से सींचा हुआ रहता है। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आगे चल के इतिहास में पढ़ाऊंगा कि राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, उसने इतने अटैक झेले हैं, इतने आक्रमण झेले हैं कि जब तक राजस्थान का क्षेत्र दुश्मन का सामना करता रहा था, भारत को गुलाम बनाने पे, भारत के अंदर सत्तू इस्लामिक शासकों के साथ स्थापना होने में कई सौ साल लग गए। लेकिन जैसे ही राजस्थान के राजा सभी पराजित हुए थे ना, भारत बहुत जल्द गुलाम बन गया था। चाहे मुस्लिम राजाओं की बात करें, चाहे अन्य लोगों की बात करें, आक्रमणकारियों की बात करें, क्योंकि जो भी अटैक होता था, मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि भारत आपका ये है, भारत आपका ये है,
अगर आप देखें तो भारत पर यहां से अटैक करना क्या आसान है, समंदर ही समंदर है। और मैं आपको क्या सिखाता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हम भारत की स्थिति को देखें, अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि साथियों यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये हिमालय का क्षेत्र है। यहां पर अटैक करना आसान नहीं है, तो यहां से भी अटैक नहीं होगा, यहां से भी अटैक नहीं होगा। अटैक कहां से होगा, अटैक यहीं से होगा। और अगर अटैक यहां से होगा तो यही तो साथियों राजस्थान, दिल्ली ऊपर की तरफ यही तो पड़ते हैं। तो राजस्थान में कि राजाओं ने बहुत सारे अटैक झेलने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि अब इसको लगने लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि चलो हम क्या करते हैं, चित्तौड़ पर अटैक करते हैं। लेके सेना पहुंच गया चित्तौड़। चित्तौड़ का दुर्ग बड़ा साथियों एकदम मतलब आलीशान है। और अगर आपको वास्तविक इतिहास देखना हो ना, कि हम अकबर पढ़ते हैं, बाबर पढ़ते हैं, हुमायूं पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने थोड़े से सिलेबस के अंदर अगर भारत के राजाओं को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम असलियत में भारत का इतिहास तो तभी जान पाएंगे कि हमारे देश के जो शासक थे वो कितने बाहुबली, कितने ताकतवर, कितने मानवता के प्रतीक हुआ करते थे। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमारे यही है, हमको बलबन पढ़ना है, खिलजी पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक पढ़ना है, हम भीम द्वितीय के बारे में कितना पढ़ते हैं, सिर्फ एक लाइन की गौरी को हराया। आप सोचो क्या सिर्फ एक लाइन की गौरी को भीम द्वितीय ने हरा दिया था? लेकिन भीम द्वितीय की अगर आप मूल राज जो मैंने आपको बताया था उसके अगर पूरा इतिहास जानोगे तो जानोगे कितना शासक ताकतवर हुआ करता था। तो आप किसी भी, जैसे आप अकबर को बहुत पढ़ते हो, महाराणा प्रताप को आप पढ़ के देखो, आप जानोगे महाराणा प्रताप के जीवन का क्या संघर्ष था। लेकिन हमारे सिलेबस में है क्या, अकबर पढ़ना है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो ये चीजें थोड़ी इतिहास के अंदर साथियों कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं। राजा रतन सिंह चित्तौड़ पर शासन कर रहे हैं और अटैक करने वाला व्यक्ति कौन है, अटैक करने वाला व्यक्ति है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने प्लान किया, अपनी दिल्ली की सेना को तैयार किया, लेके पहुंच गया दोस्तों कहां पर, चित्तौड़। चित्तौड़ जाके दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग को घेरने के बाद अनाउंस करवा दिया कि रानी पद्मावती जो है उनको आप हमें दे दो, हम उसको लेके वापस चले जाएंगे, हम रानी पद्मावती के लिए अटैक करने के लिए आए हैं। राजा रतन सिंह ने कहा कि रानी पद्मावती की परछाई तक तुम्हें नहीं मिलेगी, रानी पद्मावती तो बोलो, हम नारी के साथ संस्कार में या नारी के सम्मान में हम अपने सर कटा सकते हैं, लेकिन हमारी गर्दन झुकेगी नहीं। हम कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जहां तक नारी की बात आती है, जहां पर एक महिला की बात आती है। तुम्हें देने की बात छोड़ो, अगर परछाई भी हासिल पद्मावती की कर लो तो नाम रतन सिंह नहीं होगा। रतन सिंह के ऐसी बातें सुनी तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि ये कौम राजपूताना कौम है, झुकने का तो सवाल ही नहीं बनता। कई महीनों तक खिलजिया सेना दोस्तों किले को घेर कर इंतजार करती रही कि अंदर से चित्तौड़ की सेना आत्मसमर्पण कर दे, दोस्तों कंप्रोमाइज कर दे और अपनी हार मान ले। लेकिन कौम मैंने बताया कि बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली, जहां की मिट्टी ही स्वर्णिम है साथियों राजस्थान की, वो लोग कहां कंप्रोमाइज करते। अंततः अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि अगर किले के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि किले के ऊपर से तीर चलाना, गोली चलाना, तलवार में बहुत निपुण हुआ करते थे ये लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी की कितनी बड़ी सेना सही, लेकिन हराना आसान नहीं था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी हर तरह का गेम खेलना जानता था। वो जानता था साम दाम दंड भेद, हर किसी से साथ वो जीतना जानता था। वो व्यक्ति क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह के लिए मैसेज भिजवाता है कि ठीक है, हम आपकी वीरता के साथियों मतलब चर्चे सुन चुके हैं और हम आपसे लड़ना भी नहीं चाहते, चलो एक मुलाकात करते हैं, एक दोस्त के नाते मुलाकात करते हैं और हम आपके किले में अकेले मिलने के लिए आ रहे हैं। राजा रतन सिंह ने कहा गेट खोल दो, अगर दोस्ती देखनी है तो दोस्ती देख, दुश्मनी देखनी है तो दुश्मनी देख, गेट खोल दो, तेरा स्वीकार है निमंत्रण, तू आ हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती हम निभाएंगे। अगर दुश्मनी चाहता है तो युद्ध, चाहता तो युद्ध लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेके है। अलाउद्दीन खिलजी मैं कहूं तो इतनी बड़ी ताकत है कि साथियों अगर इस चित्तौड़ की जगह कोई दूसरा राजा रहा होता, आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने लोग समर्पण कर देंगे। अभी दिखाऊंगा आपको, चित्तौड़ की सेना दिल्ली की सेना के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रही, इसका मतलब कुछ तो खास चीज होगी इन लोगों में। अलाउद्दीन खिलजी के लिए गेट खोल दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी गया, कहा जाता है कि बढ़िया से मित्रता हुई, बढ़िया से भोजन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही थी। उसने कहा
कि मुझे सिर्फ एक बार दोस्ती की नाती पद्मावती को देख लेने दे और मैं वापस चला जाऊंगा, मैं कोई अटैक नहीं करूंगा। जैसे ये बात कही तो राजा रतन सिंह की तलवार तुरंत मयान से बाहर आ गई और अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पे थी। कहा कि अगर दरबार में ना होता और दोस्त ना होता तो अब तक सर गर्दन से अलग हो चुका होता। राजा रतन सिंह की जब ये बहादुरी देखी तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला। वो चाहता था कि बार पद्मिनी देखने को तो मिल जाए कि है कितनी सुंदर, क्योंकि रानी पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर हुआ करती थी। अब ये कितना सही कितना गलत मैं ज्यादा इस बात पर नहीं कहूंगा, लेकिन कहते हैं कि जब वो जल पिया करती थी तो उनके यहां से सब जल दिखता था, पानी जाता हुआ दिखता था, मतलब सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है रानी पद्मावती। राजा रतन सिंह ने दिखाने से भी इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी गद्दारी करता है, राजा रतन सिंह के साथ बाहर आता है और बाहर आने के साथ धोखे से कहता है कि मेरे कबीले तक तो छोड़ दो, अब दोस्ती हो ही गई है तो शर्माना कैसा, डरना कैसा। राजा रतन सिंह बहादुर थे, उन्होंने कहा कबीले तो क्या दिल्ली छोड़ के आ जाऊंगा, बता। तो दोस्तों कहा जाता है कि कबीले तक लेके जाता है और जैसे कबीले तक लेके जाता है, रतन सिंह सोच रहे थे दोस्ती हो गई, बात खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बाहर लाके दोस्तों बंदी बना लेता है और बंदी बना के ले जाता है कहां, दिल्ली। बंदी बना के चित्तौड़ राजस्थान से राजा रतन सिंह को दिल्ली ले आता है और फरमान लिखवा के भिजवा देता है चित्तौड़ दुर्ग के लिए कि रानी पद्मावती को लेके आ जाओ और राजा रतन सिंह को ले जाओ। अगर राजा जिंदा चाहिए तो रानी पद्मावती दिल्ली पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा बहुत जल्द राजा रतन सिंह का सर काट के चित्तौड़ भिजवा दूंगा और फिर चित्तौड़ पर मैं शासन करूंगा, मतलब चित्तौड़ को फिर जीतने का काम करूंगा। जब ये बात दोस्तों, जब ये बात चित्तौड़ दुर्ग में पहुंची तो चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचने के साथ अब राजा उनका बंदी बना लिया गया, कुछ है नहीं चित्तौड़ के पास। रानी पद्मावती को जब ये बात पता चली कि रानी पद्मावती को लगा कि राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और अगर मैं दिल्ली नहीं गई तो राजा रतन सिंह का सर भिजवा दिया जाएगा, मतलब उनको मार दिया जाएगा। राजा रतन सिंह के दो सेनापति हुआ करते थे, दोनों का नाम था गौरा और बादल। क्या नाम था? राजा रतन सिंह के दो सेनापति हैं और सेनापतियों का क्या नाम है? सेनापति साथियों गौरा बादल। हमेशा साथियों ये जो सेनापति रहे ये जोड़ी में रहे हैं, है ना, गौरा बादल। एक चाचा है एक भतीजा है, दो लोग हैं गौरा बादल। तो रानी पद्मावती जानती थी कि बहादुर गौरा बादल बहुत है, लेकिन समस्या एक थी कि गौरा बादल जब सेनापति थे राजा रतन सिंह के, तो रतन सिंह के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, कुछ मतभेद हो गया था। तो गौरा बादल सब तो यहां से नाराज होकर दरबार से चले गए थे राजा रतन सिंह के यहां से, बोले हमें नहीं तुम्हारे यहां पर सेनापतिगिरी करनी। रानी पद्मावती को याद आई कि गौरा बादल ही अब कुछ करेंगे, क्योंकि राजा ही नहीं है। रानी पद्मनी साथियों ढूंढते ढूंढते गौरा बादल के पास पहुंची और गौरा बादल से जब जाके मुलाकात की तो पहले तो गौरा बादल गुस्से में, क्योंकि बेइज्जती हो गई थी उनकी साम्राज्य से निकलने के बाद। रानी पद्मावती ने कहा कि देख लो, अगर रानी पद्मावती दिल्ली गई तो फिर जी ना पाओगे और इतिहास जो कलंकित होगा उसे कभी मिटा ना पाओगे। अगर मैं दिल्ली जाना मुझे पड़ गया ना तो इतिहास के अंदर जो काले अक्षर लिखे जाएंगे ना उनमें नाम तुम्हारा भी होगा कि गौरा बादल जिंदा थे लेकिन फिर भी रानी पद्मावती को दिल्ली जाना पड़ा था। और जो कलंकित समाज होगा ना, जो कलंकित समुदाय, जो चित्तौड़ दुर्ग कलंकित होगा ना, उस इतिहास को कभी तुम मिटा नहीं पाओगे अगर मैं दिल्ली जाना मुझे पड़ गया तो। गौरा बादल को इस बात पर जुनून आया, जोश आया, क्योंकि इतिहास के लिए तो ये लोग मरते थे। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो रानी तुम दुर्ग में बैठो और दुनिया की कोई ताकत राजा रतन सिंह को चित्तौड़ पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। राजा रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ आएंगे चाहे इतिहास में अब कुछ भी लिखा जाए। गौरा बादल ने अपनी सेना तैयार करी, गौरा बादल ने अपनी सेना तैयार करी और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मैसेज भिजवा दिया कि रानी पद्मावती दिल्ली आ रही है। रानी पद्मावती दिल्ली आ रही है और अपनी सेना तैयार करी और कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि न केवल रानी पद्मावती दिल्ली आ रही है, अपने साथ अपने अन्य सेविकाओं को भी ला रही है। 1600 पालकियां सजवाई गई, 1600 पालकियां सजवाई गई। हर किसी पालकी में एक महिला के रूप में एक पुरुष बैठाया गया। 4 लोग उस पालकी को उठा के अपने कंधे पर रखते हैं। लगभग 1600 पालकियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य दिल्ली के लिए गौरा बादल प्रस्थान कर जाते हैं। और दोस्तों राजा रतन सिंह को यह कहा गया कि रानी पद्मावती भी आ रही है, अपनी सेविकाओं को भी अपने साथ लेके आ रही है एक सेना पालकियों के माध्यम से, क्योंकि महिला के रूप में एक पुरुष बैठा के साथ उसके अंदर यानी 5 लोग साथियों सेना के रूप में कहां दिल्ली की तरफ बढ़ चले। अब कहा जाता है कि जब
गौरा बादल दिल्ली पहुंचे तो राजा तक पहुंचना बहुत कठिन था, और ये एक षड्यंत्र था। अगर अलाउद्दीन खिलजी को भनक लग जाती तो हो सकता था राजा रतन सिंह, गौरा बादल सबको ही मारे जाते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में पहुंचने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे ना, ये बहुत सचेत थे। ये जानते थे कि राजपूताना इतनी आसानी से झुक जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इतने कम समय में समर्पण कर दें, और वो भी किस बात पर कि हम रानी पद्मावती को दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। इस खून के अंदर ही ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग झुक जाएं। उसने अपनी सेना तैयार कर रखी थी सेनापति ने। इधर जब ये लोग पहुंच गए दिल्ली, तो दिल्ली पहुंचने के बाद मैसेज भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी से, और खिलजी से कहा कि रानी पद्मावती तो आई है, लेकिन पहले वो राजा रतन सिंह से मिलना चाहेगी, पहले वो राजा रतन सिंह से मिलना चाहेगी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ कि अब तो रानी पद्मावती को देखूंगा, और जब खुश हुआ तो उसने कहा कोई बात नहीं है, एक बार मिलवा दिया जाए राजा रतन सिंह से, शायद अंतिम बार मुलाकात करना चाह रही होगी। और दोस्तों कहा जाता है कि जो पालकी के अंदर जो पद्मावती का रूप दिया गया था वो एक लोहार हुआ करता था। वो लोहार के रूप में दोस्तों जो पद्मावती बना हुआ था वो राजा रतन सिंह के पास जाता है, राजा रतन सिंह की बेड़ियां काट देता है, और जैसे ही बेड़ियां काटी गई, राजा रतन सिंह का घोड़ा तैयार था। गौरा बादल ने कहा महाराज घोड़े पर बैठो, और जब तक चित्तौड़ न पहुंच जाओ पीछे मुड़ के मत देखना, 1 इंच सेना खिलजी की तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ सकती। जब तक गौरा और बादल खड़े हैं, जब तक 1 इंच ये पूरी दिल्ली की सेना तुम्हारे घोड़े की तरफ नहीं बढ़ेगी, जब तक गौरा बादल यहां खड़े हैं। और दोस्तों जैसे ही बेड़ियां काटी गई, राजा रतन सिंह घोड़े पर बैठे, सेनापति खिलजी का समझ गया कि इसने तो गद्दारी कर दी, ये लोग तो झुकने वाले नहीं थे, इन्होंने तो झूठ बोल दिया, कोई रानी पद्मावती नहीं आई। राजा रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर चित्तौड़गढ़ की तरफ साथियों प्रस्थान करते हैं, और उधर गौरा बादल ने अपनी तलवारें खींच दी। एक तरफ पूरी दिल्ली की सेना, एक तरफ पूरी खिलजी की सेना, और एक तरफ छोटी सी सेना के साथ दोनों चाचा भतीजे गौरा और बादल। दोस्तों कहा जाता है दिल्ली की सेना ने पूरी ताकत लगा दी कि हम राजा रतन सिंह को पकड़ सकें, लेकिन 2 वीर बहादुर योद्धा जो गौरा बादल थे, इन्होंने पूरी सेना को 1 इंच घोड़े की तरफ नहीं बढ़ने दिया। और वो तांडव जो दिल्ली के अंदर मचा, उसको देखने के बाद खिलजी को खुद शर्मसार होना पड़ गया कि 2 योद्धाओं ने दिल्ली की सेना रोक दी, 2 योद्धाओं ने दिल्ली की सेना रोक दी। और दोस्तों कहते हैं कि गौरा बादल दोनों चाचा भतीजे जिस तरह से दिल्ली में लड़े हैं, खिलजी ने भी इन लोगों की मौत पर आंसू बहाए थे। कितने बहादुर लोग, इतने बहादुर कौम कैसे हो सकती है। अंततः होता क्या, राजा रतन सिंह चित्तौड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, गौरा बादल अपना लहू दिल्ली की मिट्टी में सत्यो गिरा रहे थे, लेकिन सेना बहुत बड़ी थी खिलजी की। गौरा बादल अकेले क्या करते। कहा जाता है कि यहां पर जो गौरा है उसका सर साथियों तलवार से अलग कर दिया, सर काट दिया गया। तो इतिहास लिखता है कि जो गौरा है, जब इसका सर कलम कर दिया गया तो इसका जो नितंब था, इसका सर से नीचे का जो हिस्सा था, वो घंटों तक युद्ध लड़ता रहा था। सर कट चुका था, उसके बाद भी घंटों तक ये शरीर गिरा नहीं, और तलवार चला के साथियों युद्ध लड़ता रहा, उसके हाथ चलते रहे। उधर दोस्तों जब चाचा की ये स्थिति देखी बादल ने, तो बादल बहुत जुनून के साथियों सेना पे बिजली बन के मानो टूटा, और इसने इतना बड़ा नरसंहार किया। लेकिन कुछ समय बाद एक भाला इसके पेट में आके लगा बादल के, और बादल भी साथियों यहां पर घायल हो गया। दिल्ली की पूरी सेना को दोनों लोग अपनी छोटी सी सेना के साथ रोके खड़े थे, लेकिन जब तक राजा चित्तौड़गढ़ पहुंचते, जब तक सेना पूरी की पूरी रोक के रख दी इन दोनों ने, कुछ समय बाद राजा बहुत आगे निकल चुके थे, और दिल्ली की सेना दिल्ली में ही खड़ी थी। दोनों के दोनों गौरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन सम्मान इतिहास के खातिर राजा रतन सिंह को दिल्ली के किले से छुड़ा के, दिल्ली से छुड़ा के चित्तौड़गढ़ सकुशल वापस पहुंचा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद कहा था अपनी सेना से, अरे तुम कैसे योद्धा हो, तुम कैसे वीर हो, तुम तलवार ना खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, उसके किले से गौरा बादल अपने राजा को छुड़ा के, हालांकि वीर गति को प्राप्त हो गए गौरा बादल दोनों, लेकिन राजा रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ पहुंचे। चित्तौड़ पहुंचने के साथ कहा जाता है, चित्तौड़ पहुंचने के बाद कहा जाता है कि राजा रतन सिंह पड़ोस के राजा के साथ साथियों
युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि जब राजा रतन सिंह दिल्ली में थे तो उसने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था। राजा रतन सिंह उससे जवाब देते हैं और घायल बहुत भयंकर होते हैं। कुछ समय बाद राजा रतन सिंह की सत्य मौत हो जाती है। हालांकि जो मूवी है उसमें यह दिखाया जाता है कि राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ है। जो पद्मावती आपने मूवी देखी हो उसमें दिखाया गया कि राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ है। राजा रतन सिंह से कभी अलाउद्दीन खिलजी लड़ा ही नहीं है यार, कभी नहीं लड़ा। और अगर लड़ा होता तो राजा रतन सिंह शायद इस इतिहास को बदल दिए होते, अगर फुल फ्लैश वार हुआ होता। राजा रतन सिंह को छोटे को मतलब कम बहादुर योद्धा नहीं थे, जिनके अंदर जुनून इतना हो, जिनके अंदर लड़ने की चाहत इतनी हो, जो आत्मसमर्पण ना कर रहा हो व्यक्ति, वो कोई छोटा राजा थोड़ी होगा। अलाउद्दीन खिलजी तिल मिला उठा इस बात से कि राजा छुड़ा ले गए, दिल्ली के मुंह पर तमाचा है ये तो चित्तौड़ का। दिल्ली की सेना से राजा छुड़ा के लेके जाना, जो व्यक्ति करा मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, और उसके महल से 2 लोगों की सेना ने पूरी सेना रोक दी और राजा चित्तौड़ पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी बोला सेना तैयार करो, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करेंगे, सेना तैयार करो, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करेंगे। चित्तौड़गढ़ पर साथियों अटैक की तैयारी की गई। दिल्ली की बहुत भयंकर सेना, जिसका कोई जवाब नहीं है, इस भयंकर सेना को लेकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के लिए रवाना होता है। और जब चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ तो कहा जाता है कि 2 साथियों यहां पर युद्ध भूमियां तैयार हुई। एक युद्ध भूमि वो थी जो किले के बाहर रेत के अंदर तैयार हुई थी, और एक रणभूमि वो थी जो महल के अंदर तैयार हुई थी। जान चुके थे चित्तौड़ के लोग कि हम दिल्ली की सेना से शायद जीत नहीं पाएंगे। पूरी ताकत के साथ आ रहा है, क्योंकि एक बार मुंह खा चुका है, जान चुका है अलाउद्दीन खिलजी की कम बहादुर कौम नहीं है। तो रानी पद्मावती ने अपनी जो सेविका हैं, जो अपनी साथ की अन्य रानियां हैं, पटरानियां हैं, उन सबके साथ एक हवन कुंड तैयार करवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजा रतन सिंह जो उनकी सेना है उनको पगड़ी बंधाई, और पगड़ी बंधाने के बाद दोस्तों उनको तिलक किया। तिलक करने के बाद उनको रणभूमि के लिए भेजा, और रानी पद्मावती एक कुंड जो अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड को तैयार करवाया। और एक तरफ महल से आगे बढ़ते हैं साथियों राजा रतन सिंह अपनी सेना के साथ रणभूमि में अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए, जो इतिहास कहता है, और एक तरफ रानी पद्मावती अपने कदमों को हवन कुंड की तरफ बढ़ाती हैं। दोनों साथियों इस तरह से बढ़ते हैं, एक राजा रणभूमि में लड़ने के लिए जा रहा है और एक रानी पद्मावती अपने आप को दोस्तों अग्नि में दहन करने के लिए जा रही है, सिर्फ इस बात पर कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की नहीं हो सकती, मैं सिर्फ राजा रतन सिंह की रहूंगी। और हुआ भी यही। कुछ समय के बाद दोस्तों राजा रतन सिंह रणभूमि में उतरे, और रणभूमि में उतरने के बाद रानी पद्मावती जो अपनी सभी महिलाओं के साथ जो अग्नि कुंड बनाया था उसके अंदर अपने आप को साथियों अग्नि को समाहित कर देती हैं, अग्नि में समाहित हो जाती हैं। और इसी को कहा जाता है जौहर कर लेना। क्या कहा जाता है? इसी को कह दिया जाता है जौहर कर लेना। तो ये साथियों क्या थी? ये रानी पद्मावती की एक दास्तां थी जो हमें इतिहास के बारे में जाननी जरूरी होती है। राजा रतन सिंह की पत्नी है रानी पद्मावती, और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब भी लिखी, इसका नाम था पद्मावती। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, किसकी पत्नी थी, कहां पर साथियों इनका शासन हुआ करता था, रणथंबोर पर आक्रमण कब हुआ, और 1303 में दोस्तों बंगाल और चित्तौड़ पर अटैक हुआ। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनके द्वारा साथियों पद्मावती नाम की किताब लिखी गई। हालांकि ये किताब 1540 में शेरशाह सूरी के समय में जाके पूरी हुई थी, लेकिन पद्मावती किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। साथियों आपको थोड़ा सा नाम याद रखना होगा। बात समझ में आई? बात इतनी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत में जो अभियान चलाए गए हैं वो साथियों मलिक काफूर के द्वारा चलाए गए हैं। 1309 की बात हुआ करती थी जब मलिक काफूर ने क्या किया दोस्तों, तेलंगाना पर अटैक किया। देखो तेलंगाना राज्य आज है लेकिन जगह पहले से ही है। तो तेलंगाना पर अटैक किया और वहां के एक शासक हुआ करते थे, इनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव को साथियों मलिक काफूर ने हराया, और मलिक काफूर ने जब प्रताप रुद्रदेव को हराया तो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को एक
तोहफा दिया, एक साथियों कह सकते हैं उपहार दिया। और वो उपहार क्या था? वो उपहार था दोस्तों कोहिनूर का हीरा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कोहिनूर के हीरे का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन यहां हो क्या रहा है कि जब सत्य प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया, तो ये कोहिनूर का हीरा अब तक दक्षिण भारत में हुआ करता था। पहली बार कोहिनूर का हीरा कहां आ रहा है? पहली बार दोस्तों कोहिनूर का हीरा उत्तर भारत में आ रहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कोहिनूर का हीरा किसके द्वारा आया? कहेंगे मलिक काफूर के द्वारा आया। मलिक काफूर को किसने दिया? प्रताप रुद्रदेव ने दिया। कहां के शासक थे? तेलंगाना के शासक थे। कब अटैक किया? 1309 में दोस्तों अटैक किया, जब कोहिनूर का हीरा कह सकते हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया, जो मलिक काफूर के द्वारा आया था। बात समझ में आई? बोले क्लियर आई समझ में सर? दोस्तों इसके बाद दोस्तों 1311 की बात है। ये मलिक काफूर, क्योंकि दक्षिण भारत के अभियान सारे मलिक काफूर ने चलाए हैं। मलिक काफूर 1311 में दोस्तों मदुरै पर अटैक करता है। मदुरै कहां पर है सर? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और वहां के शासक वीर पांडे को दोस्तों हराने का काम करता है। मदुरै तमिलनाडु मतलब लास्ट कॉर्नर पर पहुंच गया मलिक काफूर जीतते जीतते, और इसने दोस्तों वीर पांडे को, मदुरै के राजा को हराया। और दोस्तों वहां पर भी अपने अलाउद्दीन खिलजी का क्या किया दोस्तों? साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। दोस्तों इसी के समय पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। आपने काफी सुना होगा इनका नाम, अमीर खुसरो। इन्हें भारत का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारत का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है। ये दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि हुआ करते थे। इनका जन्म तो वैसे बात करें ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों, कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं अमीर खुसरो जिन्होंने सबसे ज्यादा राजाओं का शासन देखा है। लगभग 7 शासकों का साथियों साम्राज्य देखने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो माने जाते हैं। 7 सुल्तानों का शासन कह सकते हैं, 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा। ये इनके समकालीन हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जन्म इनका कासगंज में हुआ है, और मृत्यु साथियों कहां पर हुई है? दिल्ली के अंदर हुई है। सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासन देखा है, ये बात आपसे पूछी जाती है। साथियों इन्होंने किसकी खोज करी? यानी कि हम बात करें जो आपके अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो ने किस किस की खोज करी है? ध्यान से सुनना। इन्होंने साथियों खड़ी बोली के आविष्कारक कहे जाते हैं। जो खड़ी बोली है ना, इसके आविष्कारक अमीर खुसरो पूछा जाता है। दोस्तों कव्वाली आप सुनते हो ना, कव्वाली ऐसे करके जो गाई जाती है, कई बार आपने देखा होगा तबले वगैरह का यूज करके। तो कव्वाली का खोज किसने किया? यहां पर साथियों इन्होंने किया अमीर खुसरो ने। गिटार की खोज अमीर खुसरो ने, और तबला जो है ना, तबला, इस तबला की खोजकर्ता भी अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने कहा था अहि अस्तो अहि अस्तो अहि अस्तो, यानी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। यानी कि दोस्तों जो कश्मीर है, जिसे आप आज धरती का स्वर्ग कहते हो, उस कश्मीर को धरती का स्वर्ग सबसे पहले दोस्तों अमीर खुसरो जी के ही द्वारा किया कहा गया था। तो कश्मीर को इन्होंने धरती का स्वर्ग कहा था। क्या कहा था? कश्मीर को इन्होंने धरती का स्वर्ग कहा था। दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। तो जो निजामुद्दीन औलिया है ना, ये अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। और दोस्तों जब ये मरते हैं ना, तो इन दोनों की कब्र एक ही जगह पर, यानी कि अमीर खुसरो की और निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया के। तो इन दोनों की जब एक्सपायर कर गए गुरु और शिष्य, तो इन दोनों की दोस्तों कब्र एक ही जगह पर दिल्ली के अंदर बनाई गई है। ठीक है, बोले सर ठीक है। अमीर खुसरो की कुछ साथियों किताबें हैं, जैसे साथियों हम बात करें, इन्हें खजाइन उल फुतूह नाम की किताब लिखी। दोस्तों इन्होंने नूह सिफिर नाम की किताब लिखी। इन्हें साथियों यहां पर सुपुह सिफिर नाम की किताब लिखी, और तुगलक नामा इन्हीं के द्वारा लिखी गई। दोस्तों आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये अभी यूपी पुलिस के अंदर पेपर हुआ था, यूपी पुई के अंदर ये किताब पूछ रखी थी आई थिंक, नुप्पू सिफर। हाँ, बाकी ये चारों ही किताब इंपोर्टेंट है, और ये किताब भी दोस्तों इंपोर्टेंट है। तो ये साथियों क्या है? अमीर खुसरो की किताबें हैं जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी होंगी। इन किताबों को आप मत भूल जाना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले सर अच्छे से समझ में आई। ठीक है, चलिए क्लियर हुई इतनी बातें? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत?
तो दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहो, और बाकी लोड लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं इससे आगे की चीजों को कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी क्लास है सुबह सुबह जो रीजनिंग की क्लास चलती है वो 9 बजे चलती है, लेकिन 10 बजे साथियों आपकी सुबह साइंस की क्लास चलती है। ये तो दोनों क्लास सुबह हो गई। फिर साथियों शाम को जो आपकी क्लास चलती है सुबह मैं लेके, यानी शाम को साथियों 9 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए 9 बजे एक बेहतरीन सी क्लास, जीके जीएस की क्लास। और दोस्तों अगर हम बात करें मैथ की जो क्लास है वो आपकी 10 बजे यानी कि मेरे बाद होती है। तो ये क्लास का टाइम टेबल होता है। साथ के साथ इस टेलीग्राम पर जाके आप पीडीएफ को साथियों ले सकते हैं, पीडीएफ डेली यहाँ पर डाली जाती है। यहां तक किसी को समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से चीजों को आपने समझा, बहुत अच्छे से चीजों को आपने जाना, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, इसी तरह से चलते रहिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो साइंस मैग्नेट पर चल रहा है वो 499 रुपए में दोस्तों कंप्लीट आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स मिल जाएगा। किसका? जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि साथियों आपको जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ मेरे द्वारा दोस्तों थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी और आपको उसके अंदर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक बार फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, इसी तरह से बढ़ते रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और वीडियो पर साथियों अगर इतने से कम लाइक करके आप बैठोगे तो फिर आज की इस वीडियो का क्या मतलब बनता है। एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।